तो ये उनको बच्चों कैसे दिखेगा? ये चीज क्या है? ये तो कचरा कंपनी लॉ 2013 के बारे में हम बात कर रहे हैं। कंपनी व्यापार एक बहुत बड़ा व्यापारिक संगठन है। पहले के वीडियो में मैंने आपको संगठन कि वो सारे प्रकार वापस रिवाइज करवाया थे, तो आपने 11-12 स्टेज में पढ़े। जब भी व्यापार उस व्यापार के मूल जो तत्व हैं वो है योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। हम जब भी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले विचार करते हैं, आइडिया आता है किस प्रकार का व्यापार करेंगे, कितना स्तर होगा। तो योजना सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडिया। दिस इज द नंबर 1। जब हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, क्रियान्वयन की बात करते हैं, तब इसमें कुछ चीजें जुड़ती हैं। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है व्यापारी के लिए वो है निर्णय, या जिसको हम बोलते हैं हिम्मत, साहस। विचार तो बहुत सारे आते हैं दिमाग में, जगते हुए भी और सोते हुए भी विचार तो हवा की तरह चलता है। लेकिन जब उस विचार पर हम थोड़ा रुक करके उस पर काम करने की बात करते हैं, जिसमें से कौन सा विचार ज्यादा अच्छा है, जिस पर काम किया जा सकता है, तो उनको निर्णय करना पड़ता है। हिम्मत जुटानी पड़ती है काम करने की। व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हिम्मत। वो हिम्मत किस चीज की? पूंजी, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, प्लस दूसरे संसाधन चाहिए, जिसको अपन 6M कहते हैं। उस 6M की बात करते हैं। निर्णय करना पड़ता है कितनी पूंजी लगाना है, पूंजी कहाँ से लानी है, और भी संसाधन है, चाहे मटेरियल है, मैन पावर है, मार्केट है, मशीन है, मेथड्स है, इन सब के बारे में निर्णय करना पड़ता है। फिर व्यापार को चलाना पड़ता है, संचालन कौन चलाएगा, एक्टिविटीज कौन करेगा, माल खरीदेगा कौन, बनाएगा कौन, बेचेगा कौन, दुकान कौन खोलेगा, कौन ड्यूटी करेगा, दुकान पर बैठा कौन रहेगा, ग्राहकों से बात कौन करेगा। संचालन, ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेशन। और लास्ट में जिसकी हम बात करते हैं परिणाम। ये जोखिम, सब कुछ करने के बाद रिजल्ट अच्छा निकलेगा, सकारात्मक निकलेगा, लाभ होगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, हानि भी तो हो सकती है।
और लाभ भी जितना सोचा उतना होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जोखिम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 2 और नंबर 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है 4 और ये 5। जोखिम का मतलब आप समझ रहे हैं, दायित्व। यानी अगर हानि हो गई तो उस हानि की भरपाई कौन करेगा? अगर लाभ है इसमें तो कोई जोखिम है ही नहीं, इसमें तो आनंद है, इसलिए जोखिम है हानि। तो हम कोई भी व्यापार करें, व्यापार का जो स्वरूप है वो चाहे कोई भी हो, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये विशेष बात है ध्यान रखने की। सबसे पहले व्यापार का विचार, किस प्रकार का व्यापार करना, फिर उस विचार को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो क्रियान्वित करते समय निर्णय लेना, पल पल निर्णय लेना पड़ता है, हर बार हर समय निर्णय करना पड़ता है। और जब निर्णय करते हैं तो हिम्मत रखनी पड़ती है। निर्णय गलत भी हो सकता है, निर्णय अच्छा भी हो सकता है। जब हम निर्णय कर लेते हैं तो फिर व्यापार को चलाना, और चलाने के लिए पूंजी जुटाना, अन्य साधन जुटाना, चलाते चलाते जब एक समय के बाद उसका रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के अंदर रिस्क है, जोखिम है। रिस्क इंपॉर्टेंट है। ये जोखिम कौन उठाएगा? ये परिणाम का दायित्व कौन उठाएगा? यदि ये दायित्व अच्छा है, पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में लॉस है। लॉस कौन बियर करे, उस घाटे को कौन भुगते? ये व्यापार है। तो हमने व्यापार के स्वरूप देखे। एक सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर का मतलब एकल व्यापार, एकाकी व्यापार। विचार भी उसी का है, निर्णय भी उसी को करना है, पूंजी भी उसी को लानी है, संचालन भी उसी को करना है, और दायित्व भी उसी का है। तो आपने पहले की वीडियो में देखा कि सबसे बड़ी इसकी ड्रॉबैक्स अगर कोई है तो क्या है? दायित्व। कैसा दायित्व है इसका? असीमित दायित्व है, अनलिमिटेड है। यानी व्यापार को चलाते समय यदि परिणाम के तौर पर हानि हो जाए तो उस हानि की भरपाई में उसकी पूंजी तो जाएगी सो जाएगी, फिर भी अगर दायित्व बढ़ा देता है तो उसको अपने घर की व्यक्तिगत चीजें बेच करके भी उस दायित्व को चुकाना पड़ेगा। इसलिए एकाकी व्यापार में दायित्व कैसा है? असीमित है। पूंजी भी सीमित है। लिमिटेड क्या है? पूंजी सीमित। जब पूंजी सीमित है तो क्या सीमित हुआ? साहस भी सीमित है। निर्णय भी अकेले पड़ेगा, अकेले की मैनेजरियल स्किल कैसी हो सकती है? तो ये लिमिटेड है। ये दोनों चीजें लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है। इन्वेस्ट करूं लिमिटेड और बियर करूं अनलिमिटेड, वो चल नहीं सकता। तो इसको हमने बढ़ाया, हमने इस एक व्यक्ति के साथ में दूसरा व्यक्ति और जोड़ा। सब दो मिलकर के व्यापार करेंगे।
जब दो मिलकर व्यापार करेंगे तो वो क्या हो गए? साझेदार। और जब वो साझेदार हो गए तो साझेदारी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट। आपने पूरा भी क्लास में पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो दो या उससे भी ज्यादा, 2 प्लस मोर, बट नॉट मोर देन 50, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं। इतने लोग मिलकर के पूंजी जुटाएंगे तो वो सीमित तो नहीं रहेगी, थोड़ी मात्रा बढ़ जाएगी, साहस भी बढ़ जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी दायित्व असीमित ही रहेगा। अगेन यहाँ पर भी कोई ड्रॉबैक है, असीमित दायित्व है, प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित है। ये ड्रॉबैक। इस बड़े ड्रॉबैक से बाहर आने के लिए, ये जो ड्रॉबैक है, इस ड्रॉबैक से बाहर आने के लिए एक नया व्यापार का स्वरूप, एक नया व्यापार करने का तरीका इजाद हुआ है। ये काम अंग्रेजों ने किया, जिसको हम बोलते हैं कंपनी। एक नया फॉर्मेट बन करके आया, वो है कंपनी। जो जो इसमें अवगुण है, जो जो इसमें लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, उन सबको छोड़ करके, उन सबको भूल करके या उसको हटा करके एक नया व्यापार करने का तरीका ढूंढा गया। तो जितनी भी कमजोरियां हैं, उन सारी कमजोरियों को ध्यान में रखा गया। कमजोरी कहाँ कहाँ नहीं थी? पूंजी। अकेला व्यक्ति व्यापार करता है तो पूंजी कम रहती है, 2 या 2 से अधिक और 50 तक के लोग मिलकर के भी करें तो भी पूंजी की लिमिट 50 गुना बढ़ जाएगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी ना। लेकिन जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, ऑयल रिफाइनरी लगाते हैं, अभिजात बनाने की बात करते हैं या और भी कुछ करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें हजारों हजारों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। ऐसी स्थिति में ये 50 लोग भी उस पैसे को पूरा नहीं कर सकते, उस पूंजी की पूर्ति नहीं कर सकते। व्यापार चलाना, एक छोटी सी किराने की दुकान चलानी है, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक, 11-12 घंटे का संचालन भी कितना टफ है, जिसमें पूंजी आपकी 10-50 लाख लगी होगी। तो जब मैं हजारों करोड़ के व्यापार की बात करता हूँ, एक बहुत बड़े व्यापार की बात करता हूँ, जैसे बाड़मेर के अंदर अपना वेदांता का क्रेन एनर्जी, क्रेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। तेल कुओं से तेल निकालना, उसको फिल्टर करना, उसको रिफाइन करना, उसको रिफाइनरी तक भेजना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसको संचालित कैसे करें, चलाएगा कौन? और ऐसे प्रोजेक्ट चलाने के लिए न जाने कितने ही मैनेजरियल एबिलिटी की भी जरूरत पड़ती है, प्रबंधन की योग्यताओं की जरूरत पड़ती है, तकनीकी योग्यता की जरूरत पड़ती है, तकनीकी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ये सारे के सारे गुण कुछ व्यक्तियों में नहीं हो सकते। फिर बात आती है व्यापार चलाने के बाद जोखिम की, दायित्व की। मैं घर से पैसा भी लगाऊं, हिम्मत करके निर्णय भी करूं, मेरा तन और मन और धन लगा करके व्यापार का संचालन भी करूं, और उसके बाद अगर परिणाम नकारात्मक आए और हानि आए तो उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार, मेरे घर की यानी मेरे परिवार की भी सारी संपत्तियां बेच करके भी मुझे वो दायित्व चुकाना पड़े, तो ऐसा काम कौन करेगा? फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो होंगे नहीं। आज हम स्पेस में जाकर के होटल बनाने की बात कर रहे हैं, आज हम फ्लाइंग कार बनाने की बात कर रहे हैं, आज हम रोबोट बनाने की बात कर रहे हैं,
ऐसे प्रोजेक्ट जिसके अंदर न जाने कितना ज्ञान, कितनी निपुणता, कितनी पूंजी, कितनी रिस्क है, फिर ये काम तो होंगे ही नहीं। तो ऐसे कामों को करने के लिए हमें एक ऐसा संगठन चाहिए जहां पर ये सब कमजोरियां, ये सब कमियां प्रभावित नहीं होती। कंपनी में जब हम व्यापार करेंगे तो यहां पर भी सदस्यों की संख्या तो 2 ही होगी, कम से कम 2 से अधिक व्यक्ति, लेकिन जो अधिकतम की सीमा यहाँ 50 की है, ये अधिकतम की सीमा 200 तक हो सकती है, या ये अधिकतम की सीमा का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। नो लिमिट डजंट मीन इन्फिनाइट, अनंत की बात नहीं कर रहा। नो लिमिट, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, जितनी पॉपुलेशन है उतना हो सकता है, इतने लोग सदस्य हो सकते हैं। तो सदस्यों की संख्या जितनी बढ़ेगी, पूंजी की पर्याप्तता, पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी, पैसा अधिक आएगा। तो ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, सब पूंजी कहाँ से आए, पूंजी की पूर्ति करने के लिए सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 200 भी हो सकते हैं और 200 से भी अधिक हो सकते हैं। तो सबसे पहला पूंजी की कमी, इसको पूरा किया। अब बात आती है साहब निर्णय करना और संचालन करना। तो जब निर्णय और संचालन की बात आती है, तो जब एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलकर के निर्णय या संचालन करे, उसमें उनकी बौद्धिक योग्यता, उसकी निर्णय करने की क्षमता, उसका ज्ञान, उसका अनुभव सीमित होता है। प्लस जरूरी भी नहीं कि पैसे लगाने वाले जो व्यापार के मालिक हैं, पूंजी लगाने वाले जो निवेशक हैं, वो टेक्निकली आईटी एक्सपर्ट हो, मैकेनिकल एक्सपर्ट हो, प्रोडक्शन के एक्सपर्ट हो, मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो, फाइनेंस के एक्सपर्ट हो, नॉट नेसेसरीली। उसको तो केवल पैसा लगाना आता है, दिमाग नहीं उसके पास। आज की तारीख में जिस तरह से आप हर चीज रिमोट और रोबोट से करना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना चाहते हो। आज मैं कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते मेरे घर का एसी का स्विच ऑफ कर सकता हूँ, फ्रिज ऑफ और ऑन कर सकता हूँ, माइक्रोवेव ऑफ और ऑन कर सकता हूँ। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ऐसी योग्यता सभी सदस्यों के अंदर होगी, गारंटी नहीं। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है व्यापार के अंदर के निर्णय करना और संचालन करना। इस निर्णय और संचालन करने की जो बात है, इसके लिए कंपनी के अंदर एक और काम हुआ। ये पहला काम, दूसरा कि जो भी आपको निर्णय करने प्लस व्यापार का जो संचालन करना है, ये दोनों ही काम कोई तीसरा व्यक्ति करे, तीसरा पक्षकार। अभी तक ये सारा काम कौन करता आया है? स्वामी खुद ही करते आए, मालिक खुद ही करते आए, चाहिए हो और चाहिए हो। लेकिन कंपनी का एक ऐसा व्यापार है जिसमें निर्णय और संचालन करने का काम तीसरा पक्ष करेगा, जिसको हम बोलते हैं। इस काम को करने के लिए आपके पास में संचालन मंडल, या जिसको हम बोलते हैं संचालक मंडल होगा, जो इस व्यापार को चलाएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। बड़ा व्यापार, बड़ी मात्रा में पूंजी है, बहुत बड़े बड़े निर्णय करने। बड़े निर्णय का मतलब चुनौतीपूर्ण निर्णय, जोखिम भरे निर्णय, टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग डिसीजंस है। तो ऐसे डिसीजंस करने के लिए हमको प्रोफेशनल इंटेलिजेंट लोग चाहिए, ज्ञान निपुण लोग चाहिए। तो
तो हम ऐसे व्यक्तियों का एक संचालक मंडल बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, ये कंपनी चलाएंगे। संचालक का काम वो करेंगे, निर्णय लेने का काम वो करेंगे, संसाधन जुटाने का काम वो करेंगे। जो पूंजी हम निकाल करके दे रहे हैं, जो पूंजी इकट्ठी करके हम दे रहे हैं, उस पूंजी का प्रयोग कैसे करना वो करेंगे। ये तीनों ही काम वो करेंगे। लेकिन जब परिणाम आएगा, इस परिणाम की जब हम बात करते हैं तो फिर वही बात आती है, व्यापार चल रहा है, परिणाम आएगा, या तो होगा लाभ या होगी हानि। अगर लाभ है तो जितने लोगों ने मिलकर के पूंजी लगाई है उन सभी को लाभ में हिस्सा मिलेगा, इसलिए हम यहां पर बोलते हैं लाभांश। लाभ का एक अंश मिलेगा, जितना पैसा लगाया उतना आपको हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर हानि है तो हानि का दायित्व ये कितना होगा? तो हानि का दायित्व, यहां पर हानि का दायित्व एकाकी व्यापार में कितना है? असीमित। साझेदारी में कितना है? असीमित। कंपनी में ऐसा नहीं है, इसी के लिए कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी का स्वरूप ही इसलिए बना था। यहां पर दायित्व सीमित होगा। लिमिटेड लायबिलिटी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंपनी बिजनेस। कंपनी के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विशेषता है, गुण है, दायित्व सीमित है, लिमिटेड लायबिलिटी है। इसलिए कंपनियों के नाम के आगे आपको ध्यान होगा, वर्ड लगता है कंपनी लिमिटेड, सीमित दायित्व वाली कंपनी है। ये सीमितता दो तरीके से आप लोगों ने पढ़ी। एक, जितनी पूंजी है उस तक सीमित है, या दूसरा, आपने जितनी गारंटी दे रखी है उस गारंटी तक सीमित है। आपने कहा साहब इस व्यापार को करो, मैं पूंजी तो 10,000 रुपये लगा रहा हूं लेकिन गारंटी 50,000 तक की लेता हूं, तो आपका दायित्व 50,000 तक का है। लेकिन अगर आपने गारंटी नहीं ली और आपने केवल 10,000 रुपये चुकाए या 10,000 देने का आपने वादा किया है, व्यापार में पूंजी लगाने के लिए 10,000 का कमिटमेंट किया है, तो आपका जिम्मा, आपका दायित्व, आप द्वारा स्वीकार की गई पूंजी की सदस्यता 10,000 तक है। ये सबसे बड़ा फीचर है लायबिलिटी। लायबिलिटी इज लिमिटेड। और ये दो चीजें इसमें से निर्णय वाला थर्ड पार्टी मैनेजमेंट है। ये नई चीज यहां पर है कंपनी में, थर्ड पार्टी मैनेजमेंट। पैसा लगाने वाले लोग जो कंपनी के सदस्य हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो अपने अपने घर बैठे कंपनी को चलाने का काम तो तीसरा व्यक्ति ही करता है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के स्वरूप के बारे में अपन ने बात की, तो जब कंपनी की बात की तो कंपनी को हम कहते हैं कि साहब जब इसके मालिक घर बैठे चलाने का काम कोई और कर रहा है, ऐसी स्थिति में आपका अस्तित्व क्या है? लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे? लोग का मतलब हुआ जितने भी पक्षकार है, चाहे जनता है, ग्राहक है, सरकार है, माल अपने को देने वाले आपूर्तिकर्ता सप्लायर्स है, हाउ दे विल रिलाई, इस तीसरे पक्ष पर भरोसा कैसे करेंगे? वो आपको सब पैसे लगा करके घर बैठे हो। एक केरल का व्यक्ति भी पैसा लगा करके बैठा है, एक जम्मू का व्यक्ति भी, एक राजस्थान का व्यक्ति भी, और एक असम और गुवाहाटी का भी व्यक्ति, सब अपने अपने घर बैठे। तो तीसरे बाहर के जो लोग हैं वो आपकी कंपनी के साथ
सौदा करेंगे, व्यवहार करेंगे तो भरोसा कैसे करें। इसलिए इस कंपनी को कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी कानून के तहत एक व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। कंपनी एक व्यक्ति है, इस कंपनी को एक इंडिविजुअल की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, एक व्यक्ति की तरह प्रमाणित किया जाता है। लेकिन ये व्यक्ति आप और मेरी तरह सजीव नहीं, जो मां के गर्भ से जन्म लेता और एक समय के पश्चात मृत्यु लोक में चला जाता है, ऐसा जैविक व्यक्ति नहीं। ये व्यक्ति वो है जिसको भारतीय कंपनी कानून 2013 के अंदर जन्म मिलता है। इसका अर्थ कानून से होता है, संविधान के तहत होता है, सरकार के नियमों के तहत, विधान के तहत होता है। इसलिए जब ऐसा व्यक्ति जो कानून के द्वारा जन्म लेगा, जो आप और मेरी तरह नहीं है, सजीव नहीं है, उसको क्या कहेंगे? कृत्रिम व्यक्ति कहेंगे। ऐसा व्यक्ति है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति। आइडेंटिटी तो व्यक्ति की है, लेकिन वो जैविक नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है। न वो पुरुष है, न वो स्त्री है, न वो तीसरा लिंग, जेंडर न्यूट्रल लिंग, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी की डेफिनेशन जब भी आप पढ़ोगे, जो आपने पढ़ी, कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्यों कृत्रिम व्यक्ति है? उसका कारण है व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा तो आप और हम जब व्यक्ति के रूप में कहीं पर उपस्थित होते हैं तो अपने शरीर के साथ उपस्थित होते हैं, इसका कुछ नामकरण किया हुआ है। तो कंपनी को भी आप व्यक्ति कह रहे हो, वो आप और मेरी तरह शरीर का रूप लिए हुए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी का आइडेंटिटी क्या हो, किसको हम उस व्यक्ति को कैसे पहचाने? तो बात आती है, इसको एक पहचान देने के लिए हम इसकी एक लोगो बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपनी की सील, सार्वमुद्रा। हर एक कंपनी का अपना एक प्रतीक चिन्ह है, उसकी अपनी एक मोहर है, उसकी सील है, वो सील ही उसकी पहचान है, वही उसका व्यक्तित्व है। ऐसी स्थिति में कंपनी की बात जो कर रहे हैं, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पर जो हम बात कर रहे हैं, कि कंपनी क्या है? कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा है, जिसका जन्म भारतीय कंपनी कानून 2013 या इससे पहले जो भी अधिनियम एग्जिस्ट करते थे, चाहे वो कंपनी अधिनियम 1956 है, चाहे 1800 से लेकर के 1850 से लेकर के 1913 तक के जितने भी कानून हैं, उन सब में जहाँ कहीं भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जहाँ कहीं भी कंपनी का जन्म हुआ, जिस एक्ट के तहत हुआ, वो कंपनी है। अब अगले क्लास में अपन कंपनी कानून 2013 जो लागू हुआ, भारत को स्वतंत्र हुए 70 साल हो गए, 1947 से लेकर के 1950 तक 1913 का कंपनी कानून चलता है। लेकिन 1950 में एक कमेटी बनी और उस कमेटी के तहत एक नया कंपनी कानून बना, जिसको हम कंपनी एक्ट 1956 के रूप में जानते थे। और वो कंपनी एक्ट अब 2013 में खत्म हो गया। अब हम कंपनी एक्ट 2013 जो 1 सितंबर 2013 से प्रभावी रूप से काम कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।